किसान भाई और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, अभी इस समय जब हम ये चर्चा करने जा रहे हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारे सामने है। पूरे विश्व की चिंता है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे और संतुलित मात्रा में हम प्रकृति के साधनों का उपभोग करें, जो कि हमने अंधाधुंध करके पूरे पर्यावरण को तहस नहस कर दिया है। और यद्यपि हम ये समझते हैं कि हमारे किसान भाई फसलें उगा रहे हैं, हरियाली की संदेश फैला रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी कृषि पर भी ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि यहाँ से भी पर्यावरण प्रदूषण का रास्ता खुलता है। तो कैसे कृषि को पर्यावरण मैत्री पूर्ण बनाया जाए, कैसे संतुलन बनाते हुए हम प्रकृति के साथ, जंगलों के साथ, पशुओं के साथ, वन्य प्राणियों के साथ, जल के साथ, भूमि के साथ, हवा के साथ संतुलन बनाते हुए हम अपना कृषि का उत्पादन कर सकें, इस विषय को लेकर पूरा विश्व चिंतित है। भारत सरकार और साथ ही विश्व खाद्य और कृषि संगठन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संगठन है, उसने मध्य प्रदेश में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसका नाम है ग्रीन एक प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश का एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो है, विशेष जो क्षेत्र है, वो उससे प्रभावित हो रहा है। हम देखेंगे कि ग्रीन एक प्रोजेक्ट क्या है और किस तरीके से ये हमें, हमारे किसानों के लिए एक प्रेरणादायी मार्ग का प्रशस्त कर रहा है। हमारे साथ एक विशेष शख्सियत हैं जो कि भारत सरकार के पूर्व संयुक्त सचिव हैं, फिलहाल वरिष्ठ नीति सलाहकार और परियोजना संचालक हैं इस ग्रीन एग प्रोजेक्ट के। आप मध्य प्रदेश संवर्ग के पूर्व वन सेवा अधिकारी भी रहे हैं। डॉक्टर आर.वी. सिन्हा साहब से मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। सिन्हा साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने अपने इस कीमती समय से यहाँ हमारे किसान भाइयों के लिए समय निकाला। और यहाँ यद्यपि आप एक कार्यशाला में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने अतिरिक्त समय दिया हमको। हम जानना चाहेंगे कि ये ग्रीन एक प्रोजेक्ट क्या है और किन क्षेत्रों में ये काम कर रहा है। ग्रीन एक्ट प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्ट भारत में 5 राज्यों में अभी हम एक साथ एक पायलट के रूप में कर रहे हैं जी। और इसमें मुख्य रूप से बात ये है कि अगर हम देखें तो कृषि में किस तरह का बदलाव लाया जाए जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को प्रदान करे और साथ में कृषि को उत्पादक भी बनाए रखे। दोनों चीज़ें हैं। तो किसानों की आमदनी कम ना हो, पर्यावरण में को क्षति न पहुंचाए। और जो इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं परियोजना के, वो हैं जैव विविधता संरक्षण, आप भूमि का बचाव, भूमि में क्षरण नहीं हो, भूमि बचाओ। तीसरा है आपका सतत वन प्रबंधन, और इन तीनों को मिला के जो निकलेगा वो होगा आपका ऋतु परिवर्तन को रोकने, कम करने पे उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालने की बात होगी। और इसीलिए ये जो क्षेत्र चयन किया गया वो काफ़ी सोच समझ के क्षेत्रों का चयन किया गया है, जहाँ कि आपके संरक्षित क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र दोनों एक दूसरे के अगल बगल लगे हुए हैं। जैसे हम मान लें कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक आप समझिए कि नेशनल पार्क या सैंक्चुरी भी एक जरूर है, उसके बीच में है, और उसके अगल बगल का जो कृषि क्षेत्र है और अन्य उत्पादन का क्षेत्र है, उन सब लगे हुए हैं। और इसमें ये देखना है कि कृषि क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र को अपना उत्पादकता को बनाए रखते हुए उसको किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए, रादर उस अन्यथा उसमें जो है बढ़ोतरी हो संरक्षित क्षेत्र में। और संरक्षित क्षेत्र से भी लोगों की जीवन यापन में एक सकारात्मक बदलाव आए, वहाँ से आमदनी जो अभी बड़े लोग ले जा रहे हैं वहाँ के लोगों को कैसे मिल सके, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्निहित हैं। तो निश्चित रूप से आपने जो कहा कि ये वन्य क्षेत्र से लगा हुआ प्रोजेक्ट है, साथ ही वन्य प्राणियों के संरक्षण को आपने प्राथमिकता दी है, इसके साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण हो और किसानों का भी संरक्षण हो, यानी कि व्यापक दृष्टिकोण से इसको तैयार किया गया है। ये देश में और हमारे राज्य में
किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ कहाँ काम कर रहा है? ये देश में ये अभी मिजोरम में है। मिजोरम में एक डाम्पा टाइगर रिजर्व है और थ्रॉटलाइंग वहाँ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके इर्द गिर्द मामित और लुंगलई ज़िले में है कार्य हो रहा है। इसके अलावा वहाँ से जब हम नीचे आएँ तो उत्तराखंड में राजा जी और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में काफ़ी कॉरिडोर को काफ़ी डिस्टर्ब किया गया, तो उस कॉरिडोर में भी ये योजना चलाई जा रही है। राजस्थान में आप हम चले जाएं तो राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उसके इर्द गिर्द है और वो पार्क भी उसमें सम्मिलित है। चौथा आपका मध्य प्रदेश में चंबल सेंचुरी और कूनो के पास कूनो सेंचुरी, कूनो अब तो नेशनल पार्क उसको डिक्लेयर कर दिया गया, उनके बीच के क्षेत्र में है। और हम सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, उसके बाहर का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में लगाए। तो कहीं ना कहीं सभी जगह एक संरक्षित क्षेत्र जरूर है। तो जैसे आपने कहा कूनो जो कि चीता का शरण स्थली है, और मुरैना को आपने लिया है मध्य प्रदेश में, ये दो जिलों के। मध्य प्रदेश में सबलगढ़, मुरैना जिले में सबलगढ़ और विजयपुर ब्लॉक आपका जो है श्योपुर जिले का इस प्रोजेक्ट के अंदर समाहित है। तो ये सबलगढ़ और आपने जो कहा मुरैना जिले का जो क्षेत्र लिया है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, किन वजह से इनका चयन किया गया है? सबलगढ़ और विजयपुर, सबलगढ़ में आपका जो है एक तरीका से थोड़ी एडवांस कृषि होती है और विजयपुर में थोड़ा सा कम है जी। और दोनों के बीच, दोनों को अलग करते हैं चंबल राष्ट्रीय उद्यान। और चंबल राष्ट्रीय उद्यान का विश्व में अपना एक अलग महत्व है। अगर हम देखें जो घड़ियाल उसमें हैं, घड़ियाल अगर नैसर्गिक रूप से देखें तो सिर्फ वर्ल्ड में 3 जगह लगे विश्व में, और उसमें चंबल में उनकी जनसंख्या, पूरी जनसंख्या है करीब 80% है। और इसके साथ साथ वहाँ 3-4 तरीके के कछुए हैं जो कि बहुत विलुप्त होने के कगार पे हैं, डॉल्फिन हैं। तो ये अपने आप में एक जो है रिवराइन नदी वाला इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी महत्व रखता है अपने, और साथ में ये कई चिड़ियों का रहवास स्थल भी है। और जाड़े में देखें तो चंबल की सुंदरता तो अपने आप दिखती है, हजारों की संख्या में जो है प्रवासी पक्षी आते हैं। अगर चंबल में अगर कोई जाड़े के अंदर देखे, घूमे, बोटिंग करे, तो लगता है ऐसा है कि स्वर्ग कहीं है तो यहीं चंबल में है। इसको बचाना बहुत ही आवश्यक है। इसमें चंबल को बचाए रखना अपने आप में एक चैलेंज है। साथ में बगल में कूनो में चीता लाने की बात है जो भारत में प्रथम होगा। वहाँ अगर चीता आता है, टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट अगर आते हैं तो टूरिस्ट का पैसा बड़े होटल्स को नहीं जा करके वहाँ के अगर ग्रामीणों को मिलेगा तो चीता संरक्षण में निश्चित रूप से उनका सीधा जुड़ाव होगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम जरूर इसकी कोशिश करेंगे। तो क्या कहीं आपके प्रोजेक्ट में ये उद्देश्य निहित है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर टूरिज़्म या इको टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए? हम एग्रीकल्चर में हमारा मेन रूप से फोकस रहेगा कि हम ऐसी कोई फसल चुने या ऐसा कोई जीन्स चुने जो कि आपको किसानों को सीधा बाजार में सप्लाई कर सके और उसका उत्पादन की जो ये हो, उत्पादन करने की जो व्यवस्था हो वो आपका केमिकल आधारित नहीं हो, क्योंकि केमिकल आधारित से जहाँ हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है, पूरे मिट्टी को आप समझिए एक तरीक़ा से केमिकल्स ने पूरे देश में बर्बाद कर दिया जहाँ जहाँ इसका उपयोग हो रहा है। तो स्वस्थ रहने के लिए वन हेल्थ कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत भी अगर इस तरीक़ा से हम करेंगे तो और उसका सीधा बाज़ार के साथ सीधा किसानों का जुड़ाव कराना, किसानों को जोड़ना आपस में जी, और उससे पद्धति बदलने के कारण जो गलत तरह के प्रभाव जो वनों पर जा रहे थे वो अपने आप में कम होंगे। और इको टूरिज़्म, इसमें एक बहुत एग्रो इको टूरिज़्म और फॉरेस्ट्री इको टूरिज़्म ये जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इसका घटक है, ताकि लोग एक साथ कई जगह से आमदनी प्राप्त कर सकें। और उनकी हमें किसानों की जो आमदनी है, फसल नहीं, फसल तो हमने बहुत पैदा कर ली, आमदनी इसमें एक मुख्य है। और इसके साथ साथ दूसरा जो है पर्यावरण ठीक रहे, और तीसरा जो है हमारे वन्य प्राणी सब सुरक्षित रहे। तो सब मिला जुला है। और इसलिए इसमें हम जो बात कर रहे हैं पूरे लैंडस्केप अप्रोच की बात कर रहे हैं कि हम अभी तक क्या हो रहा है कि सभी विभाग अपना अलग अलग बैठ के प्लानिंग करते हैं, अपने बड़े अच्छे काम हुए हैं इसमें कोई, लेकिन वो विभाग कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं।
मध्य प्रदेश में भी आप अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो मध्य प्रदेश में मुझे याद है मैं सबसे पहले वर्ष 88 में मध्य प्रदेश आया था। 88 से लेकर 2012 तक मैं मध्य प्रदेश में रहा। एक बार 1991 में कुछ हाथी सरगुजा ज़िले में आए थे। सरगुजा उसके अलावा हाथी हमने नहीं सुना था, लेकिन अभी बांधवगढ़ में हमने सुना कि 50 हाथी आकर रेजिडेंट हो। कहाँ से आ गए भाई, क्यों आए? कहीं ना कहीं हमने उनका जो कॉरिडोर था झारखंड और उड़ीसा के बीच में, उसके बीच में बिना सोचे हुए कार्य किए। उसका परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को हाथियों का प्रकोप झेलना पड़ा। तो एक तरफ हम जंगलों की ओर बढ़े तो जंगल में रहने वाले जो वन्य प्राणी हैं जिनका हक है वो जंगल, वो निकलकर बाहर आ गए। एक छोटा सा विराम लेते हैं और तब इस चर्चा को हम फिर से जारी रखेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, पुनः स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर RB सिन्हा साहब से, जो कि एक ग्रीन एक प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में अभी परिचय कराया गया है उसके परियोजना संचालक हैं। आप वन सेवा के पूर्व अधिकारी भी हैं और साथ में भारत सरकार के संयुक्त निदेशक भी आप रहे हैं, संयुक्त सचिव आप रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पर्यावरण की चिंता पर भी हमने बात की। कौन सी ऐसी चुनौती हैं जो पर्यावरण के दुष्प्रभाव, खेती के दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहे हैं, यूँ कहा जाए? अगर आप पूरे विश्व में देखें तो जो ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है उसमें करीब अगर 24% ये कृषि क्षेत्र से आता है। लेकिन भारतवर्ष में ये अच्छी बात है कि इसका प्रतिशत 16% था जी। और इस 16% को फिर अगर हम विभाजित करें तो कृषि और साथ में सभी जुड़े हुए, तो जो हमारे मवेशी हैं जो खाते हैं और हम उनको रंभाना बोलते हैं, तो रंभाने से जो गैस निकलती है वो ग्रीन हाउस मीथेन होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत उसका है, करीब 59%। इस 16% का 59% उससे आता है। और उसके बाद जो है दूसरा जो है, हम जब खेती में करते हैं, धान उगाते हैं, धान में पानी दे के छोड़ देते हैं, उसके दूसरा वो है। तीसरा है हमारा खाद डालना। खाद के साथ साथ हम चौथा है मिट्टी को हम जितना छेड़छाड़ करते हैं, डीप प्लॉइंग करते हैं, उससे गैस निकलती है। तो इस तरह, और फिर अभी हम जो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, जो खेत में छूट गए नरवई जलाते हैं, उसके बाद उसका नंबर आता है। तो लेकिन सबसे सुखद बात यह है भारत के लिए, और मुझे खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए, कि हम जब सरकार में हम लोगों ने 2014 में नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर शुरू किया था, जिसका मैं मिशन संचालक भी था। 2014 में जो हुआ था उस समय कृषि क्षेत्र से 16% देश के पूरे जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में था। 2016 में जब इसका फिर से 2014 में जब 16%, 2016 की रिपोर्ट अभी भारत सरकार ने भेजी है UNFCCC को, उसमें इसका प्रतिशत घट के पहली बार कृषि से घट करके 14% हुआ है। तो ये अपने आप में सरकार के द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं, सरकार जिस तरीक़ा से काम कर रही है, उसके सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिले हैं। और इन्हीं को हमें इस प्रोजेक्ट के में और ज़्यादा अच्छे ढंग से एड्रेस करें तो उसका जो है प्रयास रहेगा।
और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, ये करते हुए किसानों की आमदनी बढ़े, घटे नहीं। और विशेष रूप से यह है कि चंबल की पवित्रता बनी रहे, हाँ। उसके आसपास का जंगल संरक्षित रहे, उसके किसान भाई जो है सरसब्ज हों, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव अपनाते हुए हम खेती करें। हाँ, एक है कि अभी तक ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, देखिए फील्ड में भी हम लोग रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कभी एक साथ बैठ के बात नहीं करता है जी। ये पहली बार है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कि हम लोगों ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मध्य प्रदेश की चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, राजस्थान की चीफ वाइल्ड वार्डन, सबके साथ एक लिखित हमारी सहमति हुई है कि वो प्रोजेक्ट को बनाने, तैयार कराने, जो कि ग्राम स्तर पे होगा, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने, लागू करने और फिर उसको मॉनिटर करने में एक साथ काम करेंगे। और काम करने के बाद जो सकारात्मक चीज़ें निकल के आएंगी उसको अपने वो गाइडलाइन में भी लागू करेंगे। तो इस तरीक़ा से अगर ये हो जाता है, पॉलिसी लेवल पर ही चला जाता है, तो पूरे देश में एक तरीका का बदलाव आने की संभावना है। इस पायलट के अगर अच्छे परिणाम रहते हैं तो पूरे देश में इसको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब, हमने कहा कि श्योपुर और मुरैना का हमने कुछ भाग इसमें चयन किया है, जो कि डेंस फॉरेस्ट्री भी है, खूब घना सघन जंगल भी है, वहाँ पे चंबल भी नदी का भी कृपा है कहें, खूब सारा घड़ियाल भी हैं, खूब सारे चीते भी हैं, आपने कहा बहुत सारे चीते अभी आएंगे, चिड़िया भी हैं, परिंदे भी हैं, मतलब उन्हों को विकसित किया जा रहा है। तो क्या क्या आपके प्रोजेक्ट में प्रावधान किए गए हैं जो किसानों को जागरूक करने के लिए और वहाँ के रहवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए हैं? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने बोला कि हमने वैल्यू चेन एनालिसिस कहते हैं कि कराया है जी, कि क्या क्या चीज़ वहाँ पे हो रहे हैं, उनमें से किस किस का बाजार है, अच्छा बाजार है। तो एक तो बाजार को ध्यान में रखते विकसित करना है हमें, विकसित। उसके बाद किसान जो भी उसमें आए हैं वो फिर किसानों से चर्चा की जाएगी। सभी विभाग के जो ग्रास रूट लेवल पे जो निचले स्तर पर कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ बैठा करके बातचीत करी जाएगी और किसान जिस पे तैयार होगा उसको आगे ले जाने की बात करेंगे। पहला तो ये है। और एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि पद्धति में थोड़ी बदलाव और उसकी आमदनी में कमी ना हो, वो जरूर हम देखेंगे। बिना जैसे अभी आप देख लें कि वहाँ आपके कई नस्ल के गिर नस्ल और दूसरे नस्ल मिक्स होकर गाय की प्रजाति है, दूध होता है। अब हमारी जो है बहुत सारे लोगों ने बाहर की फ्रीजियन गाय और क्याल गाय ला के रखना शुरू किया। अब जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमारी देसी गायों में A2 प्रोटीन है। A2 प्रोटीन जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अब और देसी गायों को अब गाय जो है वो यहीं विकसित हुई हैं, तो यहाँ के पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को सब समय से ढालती रही हैं, तो वो ज़्यादा हम किसी भी चीज़ से रेजिस्टेंट है। तो उसके प्रोड्यूस को, उसके ब्रीड को इम्प्रूव करा करके और उससे कैसे अगर A2 घी बना करके बाज़ार में ज़्यादा पैसे में मार्केटिंग बाहर हो सके, उसका सर्टिफिकेशन करा के, तो उससे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे और साथ साथ हमारी अपनी नस्लें भी सुधरेंगी, हमारी अपनी चीज़ बनी रहेगी, हमारी धरोहर को हम बनाए रखेंगे। बायोडाइवर्सिटी को मेनस्ट्रीम करने की बात है कि ऐसे जो है हम उसका उपभोग करके लोग फ़ायदे में रहें और वो चीज़ भी चलती रहे। डॉक्टर साहब, अन्य क्या विशेषताएं आप बताना चाहेंगे इस अपने प्रोजेक्ट के बारे में? इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे बड़ी बात है कि हम एक नई तरह की पहल करके सभी विभागों को एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, ताकि सभी विभाग एक साथ मिलजुल के सोचें, एक दूसरे को जहां पर टकराव हो उस टकराव को कम से कम करें और एक पूर्ण प्लान जिसको कहा जाता है बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट कराएं लोगों के सहयोग से, देखें कहाँ गलतियाँ हुई, उस गलती को भी डॉक्यूमेंट करें, अच्छी चीज़ों को भी डॉक्यूमेंट करें, गलती चीज़ों को अगली बार नहीं करें और फिर अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाते चले और उसका प्रचार प्रसार करें। तो एक नई सोच, सबका साथ, सबके साथ समन्वय, जो सबका साथ सबका विकास जो भारत सरकार का नारा है, उसमें हम यहाँ सभी विभागों का साथ, आज सभी जनों का साथ और सबका विकास, सबका फ़ायदे की बात हम इस प्रोजेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और किसान भाइयों, हमने देखा कि ग्रीन एक प्रोजेक्ट के रूप में मुरैना और श्योपुर का कुछ क्षेत्र जो है वो चयन किया गया है, जहाँ के किसान भाइयों को प्रोजेक्ट के कई सारे लाभ, विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण के साथ खेती को आगे बढ़ाने की तरकीबें सिखाने के लिए, एक नया बाज़ार विकसित करने के लिए, इको टूरिज़्म विकसित करने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे उन जिलों के किसान भाइयों के साथ ही पूरे प्रदेश के किसान भाइयों के लिए भी उपयोगी होगी। आइए अब चलते चलते देख लेते हैं
खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खरीफ में 25 लाख क्विंटल की विक्रय एवं अनुदान दरें तय, बाजरा पौष्टिक फसल और खेत का समतलीकरण जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में खरीफ 2022 के लिए धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, उड़द, मूंग, तुअर, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल और कपास के कुल 25.90 लाख क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश शासन ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बीज दर निर्धारण समिति की बैठक में हुए निर्णय के मुताबिक खरीफ 2022 के लिए प्रमाणित बीजों की विक्रय, उपार्जन एवं अनुदान दरें घोषित की हैं। इसमें राज्य की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन बीज की दरों में 2600 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। इसमें किसानों को सोयाबीन बीज अब 10,100 रुपये क्विंटल का मिलेगा। इसके साथ ही उपार्जन दरों में वृद्धि भी की गई। तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के 15 वर्ष अवधि की किस्मों पर बीज वितरण अनुदान देय है तथा 15 वर्ष से अधिक अवधि की किस्मों पर अनुदान नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मोटा अनाज, धान एवं दलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के 10 वर्ष तक की अवधि तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि किस्मों पर अनुदान देय है। राज्य शासन ने इस वर्ष जैविक धान, मक्का, कोदो, कुटकी एवं अरहर बीजों की दरें भी तय की हैं। इसके तहत जैविक धान बीज किसानों को 5600 रुपये क्विंटल मिलेगा, जिस पर 2000 रुपये क्विंटल अनुदान मिलने के बाद 3600 रुपये क्विंटल किसानों को पड़ेगा। इसके साथ ही धान का 3100 रुपये क्विंटल जैविक बीज कृषकों से खरीदा जाएगा। बाजरा एक पौष्टिक एवं सूखा सहनशील फसल है जो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में पैदा की जाती है। खेत की तैयारी अन्य खरीफ फसलों की तरह ही करें। इसकी बुवाई का उचित समय जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई प्रथम सप्ताह तक होता है। मध्य प्रदेश के लिए बाजरा की उपयुक्त जातियां JBH1, JBH2 तथा JBV2, JBV3 तथा JBV4 आदि हैं। बीज का उपचार एप्रान 35 MD की 6 ग्राम प्रति किलो बीज का करना चाहिए। 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए तथा कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौध से पौध 10 सेंटीमीटर तथा बीज 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर ही डालना उचित होता है। समय पर पौधों की छटाई करने से स्वस्थ पौधे मिलते हैं। इसमें नत्रजन 60 किलो, स्फुर 80 किलो तथा पोटाश 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। रबी की फसल कटने के बाद खेत खाली पड़े रहते हैं। लगातार मशीनीकरण के कारण खेतों की समतलता प्रभावित होती है। खेत यदि समतल नहीं होंगे तो वर्षा जल का संचय ठीक से नहीं हो पाएगा। ढाल होने से वर्षा जल तो बहेगा ही, साथ ही कीमती पोषक तत्वों को भी समेटकर खेत से बाहर कर देगा। 4 से 5 वर्षों के अंतराल पर खेतों में हल्का समतलीकरण करना जरूरी होता है। समतलीकरण से मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खेत के ऊपरी सतह की भूमि हटा दी जाए। खेत की ऊपरी सतह की भूमि उर्वरा शक्ति से भरपूर रहती है। हल्का समतलीकरण करने से टीले कट जाते हैं। ढाल में उस कटी मिट्टी को भरकर समतलीकरण किया जा सकता है। ऐसा करने से फसल में सिंचाई जल का व्यापक फैलाव तथा पोषक तत्वों का पूरा लाभ मिल सकेगा और बढ़वार भी संभव हो सकेगी। भूमि के प्रकार तथा गहराई को भी ध्यान में रखकर समतलीकरण करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। किसान भाई खेत की तैयारी वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो निश्चित है कि खरीफ में उन्हें ज्यादा उत्पादन मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।